हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 दो गोरैया। ये एक कहानी है, ये हम पढ़ने वाले हैं। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते थे, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, यानी कि एक तरह से होटल की तरह बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर का मालिक तो कोई दूसरे ही है। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं, वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे, कभी तरह तरह की गोरियाँ। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं और प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है और उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि उनके घर में कौन कौन से जानवर, पशु पक्षी रहते हैं। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई और न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों में आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटर गु का संगीत सुनाए जाते हैं। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। अब एक दिन 2 गोरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। यहाँ पर वो गोरैया के फोटो दिखाए गए हैं। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछवाना बिछा लिया है। ये जो है यहाँ पर उन्होंने अपना घर बनाया था और सामान भी ले आई हैं और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर बहुत पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। गोरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने व्यंग्य किया, मतलब एक तरह से टोंट टाइप उन्होंने बोला कि चूहे तो निकाल नहीं पाते हो, चिड़िया को कैसे निकाल सकते हो आप। माँ कोई बात व्यंग्य में कहे तो पिताजी उबल पड़ते थे, यानी कि गुस्सा आ जाता था। वह समझते थे कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से स शू कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी आवाज करते स शू वाली। गोरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झाँक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सोचता था। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। गोरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डहने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे, निकलेंगी कैसे नहीं। तो पिताजी गुस्से में बोलते कि ऐसे कैसे नहीं निकलेंगी, और बाहर से लाठी लेकर आ गए। इसी बीच गोरैया फिर घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को और जो ठोका या ठकोरा तो चींची करती गोरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। माँ ने हंसकर बोल दिया। तो पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गोरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस पड़ी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद करो, तभी तो निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, मतलब वो जो राइटर है वो बता रहे हैं कि वो उनका बेटा है, तो उनको गुस्से में बोल रहे हैं, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रखा।
पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की और खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे, यानी कि खुश होकर। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया, यानी कि पूरा ऑर्डर दिया कि आज दरवाजे बंद रखने हैं, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगे तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई दे पड़ी और माँ जो है खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोल दी। मैंने दरवाजे के नीचे देखा तो सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसी जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों के पर पिल पड़े, मतलब बहुत गुस्सा करने लगे कि निकालना ही है। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया ची ची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी देर ही बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान, यानी कि जो घर होता है उसमें थोड़ी सी खिड़की के टाइप ऊपर जो है बनाया जाता है, उसे बोलते हैं, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा दूँ? पिताजी बोले। कालीन मतलब नीचे जो कारपेट उन्होंने रखा है वो। पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया। फिर से दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झाँक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। हम सब लोग नीचे उतर कर आए। ऊपर सोए थे तो नीचे आए सब लोग। तो फिर वे फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्होंने गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी, मतलब उस दिन उन्होंने जल्दी कर दिया। अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा। दिन में तो वो बाहर निकाल दी जाती और रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस जाती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगे कि गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, तो वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए कि गौरैया ऐसे तो जा नहीं रही है, तो उन्होंने जो घोंसला बनाया है वो ही उठा के फेंक देते हैं। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, और उन्होंने गुस्से में पापा ने ये बात कही। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर खींचा। 2 तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो 2 तिनके तो निकले, माँ हंसकर फिर बोलती है, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे 2 गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले में लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे और वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। फिर वह खींच कर लाठी के सिरे से इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाये और धागे और थिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज़ आई, ची 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 की। पिताजी के हाथ वहीं ठिठक गए। यह क्या गौरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया वहां दीवार पर गुमसुम बैठी थी। तो ये चीची की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चीची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही 2 गौरैया वे अभी भी झाके जा रही थी और चीची करके मानो अपना परिचय दे रही थी कि हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। मैं आवाक उनकी ओर देखता रहा, यानी कि एकदम से सरप्राइज होकर कि 2 बहुत छोटी छोटी चिड़िया वहाँ पर हैं।
उनके माँ बाप को उन्होंने घर से बाहर निकाल रखा और उनका घर तोड़ रहे हैं। तो इस तरह से वो एकदम से सरप्राइज हो गए थे, या मतलब आप बोल सकते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसलों के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते हुए उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चूगा डालने लगे, यानी कि जो खाना लेकर आए थे वो। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्काते जा रहे थे। और ये किसने लिखी है? भीष्म साहनी जी ने। अब लेखक का परिचय है। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन, मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि कई कहानियाँ लिखी हैं। अब इसके जो है न्यू वर्ड्स वगैरह, वर्ड मीनिंग, वो सब देख लेते हैं। अभी जो हमने कहानी पढ़ी है उसके हम नोट्स करेंगे, क्या इसमें इम्पोर्टेंट था, क्या इसमें सीखने को मिलता है, या क्या चीज़ें हमें बताएगी। सबसे पहले मुख्य विषय क्या था? यह कहानी दो गौरैया और एक परिवार की है। गौरैया घर में घोंसला बना लेती हैं। पिताजी उन्हें निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वे बार बार लौट आती हैं। जब उनके बच्चे घोंसले से बाहर जागते तो पिताजी का मन बदल जाता है और अंत में परिवार गौरैयों को अपना लेता है। कहानी का सार आपको जैसे संक्षिप्त रूप में लिखना होता है तो कहानी दो गौरैया एक छोटे से परिवार की है, जिसमें माँ, पिताजी और एक बच्चा रहता है। उनके घर में बहुत सारे पक्षी और जानवर आते जाते हैं, जिससे पिताजी मजाक में कहते हैं कि उनका घर एक सराय बन गया है। वे खुद मेहमान जैसे हैं, जबकि असली मालिक ये जानवर और पक्षी हैं। घर के आंगन में एक आम का पेड़ है, जहाँ तोते, कोय और गौरैया जैसे कई पक्षी आते हैं। पिताजी हंसते हुए कहते हैं कि दिल्ली आने वाला हर पक्षी उनके घर का पता जानकर चला आता है। इन पक्षियों का शोर इतना होता है कि कानों के पर्दे फटने जैसे लगते हैं, लेकिन लोग इसे गाना कहते हैं। घर के अंदर भी कई जानवर हैं। चूहे रात भर दौड़ते हैं, जिससे बर्तन गिरते हैं और नींद टूट जाती है। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठता है, शायद उसे सर्दी लगती है, और दूसरा बाथरूम की टंकी पर, शायद उसे गर्मी लगती है। एक बिल्ली भी कभी कभी दूध पीने आती है। चमगादड़ शाम को कमरों में उड़ते हैं। कबूतर गुटर गू की आवाज़ करते हैं और छिपकलियाँ, बर्रे और चींटियों की फौज भी घर में रहती है। एक दिन दो गौरैया घर में घुस जाती हैं और पूरे घर का मुआयना करती हैं, जैसे देख रही हूँ कि यह रहने लायक है या नहीं। 2 दिन बाद वे पंखे के गोले में घोंसला बना लेती और वहाँ रहने लगती हैं। माँ कहती है कि अब वे नहीं जाएंगी क्योंकि उन्होंने घोंसला बना लिया है। लेकिन पिताजी को गुस्सा आता है और वे गौरैयों को भगाने की ठान लेते हैं। माँ मजाक में कहती है कि पिताजी चूहों को ही नहीं भगा पाए तो गौरैया कैसे भगाएंगे। इससे पिताजी और भी नाराज हो जाते हैं। पिताजी गौरैयों को भगाने के लिए ताली बजाते हैं, शू शू की आवाज़ करते हैं, कूदते हैं, लाठियाँ लहराते हैं। गौरैया घोंसले से निकलकर कभी पर्दे पर, कभी दरवाजे पर बैठ जाती है। माँ हंसती है और कहती है कि पिताजी का नाचना गौरैयों को पसंद आ रहा है। पिताजी और कोशिश करते हैं, दरवाजे बंद करवाते हैं, लेकिन गौरैया दरवाजों के नीचे की जगह या टूटे रोशनदान से बार बार अंदर आ जाती है। माँ कहती है कि अब गौरैयों ने अंडे दे दिए होंगे, इसलिए वे नहीं जाएंगी। पिताजी गुस्से में रोशनदान में कपड़ा ठूस देते हैं और गौरैयों को फिर भगाते हैं। हर दिन यही होता है। दिन में गौरैया बाहर निकाल दी जाती हैं, लेकिन रात में वे फिर अंदर आ जाती हैं। पिताजी परेशान होकर कहते हैं कि वे घोंसला तोड़ देंगे। वे स्टूल पर चढ़कर घोंसले के तिनके हटाने लगते हैं। तभी घोंसले से 2 नन्ही गौरैयों की चींची की आवाज़ आती है। ये नवजात चूजे हैं जो अपने माँ बाप को बुला रहे हैं। यह देखकर पिताजी का मन बदल जाता है। वे लाठी नीचे रख देते और चुपचाप बैठ जाते हैं। माँ सभी दरवाजे खोल देती है और गौरैयों के माँ बाप अंदर आकर अपने बच्चों को खाना खिलाने लगते हैं। अंत में घर फिर से चहल पहल से भर जाता है, और लेकिन इस बार पिताजी गौरैया को देखकर मुस्कुराते हैं। अब मुख्य बातें क्या क्या थी? परिवार और घर का वर्णन। कहानी में एक छोटा सा परिवार, माँ, पिताजी और बच्चा। उनका घर पक्षियों जानवरों से भरा हुआ है, जैसे कि एक सराय होती है। आम का पेड़ और पक्षी। घर के आंगन में एक आम का पेड़ है, जहाँ कई तरह के पक्षी जैसे तोते, कोए और गौरैया आते हैं। पिताजी मजाक में कहते हैं कि पक्षी उनके घर का पता जान कर आते हैं। घर में जानवरों का बसेरा। घर में चूहे, छिपकली,
चींटियां, कबूतर और चमगादड़ रहते हैं। एक बिल्ली भी कभी कभी दूध पीने आती है और ये सभी घर को जीवंत बनाते हैं। दो गौरैयों का आना। एक दिन दो गौरैया घर में घुस जाती हैं और पंखे के गोले में घोंसला बना लेती हैं। उन्हें घर पसंद आ जाता है। पिताजी का गुस्सा। पिताजी गौरैयों को भगाने की कोशिश करते हैं। वे ताली बजाते हैं, लाठी लहराते हैं और कूदते हैं, लेकिन गौरैया नहीं भागती। माँ इस बात पर हंसती है। माँ का व्यंग्य। माँ पिताजी का मजाक उड़ाती है, कहती है कि वे चूहों को नहीं भगा पाए और गौरैया क्या भगाएंगे। इससे पिताजी और नाराज हो जाते हैं। गौरैयों को भगाने की कोशिश। पिताजी दरवाजे बंद करते हैं और लाठी से गौरैयों को भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया कभी पर्दे पर कभी दरवाजे पर बैठती हैं। गौरैयों की चतुराई। गौरैया बार बार दरवाजों के नीचे की जगह या टूटे रोशनदान से अंदर आ जाती हैं। पिताजी परेशान हो जाते हैं। घोंसला तोड़ने का फैसला। पिताजी गुस्से में घोंसला तोड़ने का फैसला करते हैं। वे स्टूल पर चढ़कर घोंसले के तिनके हटाने लगते हैं। नन्ही गौरैयों का दिखना। घोंसला तोड़ते समय पिताजी को दो नन्हे गौरैया दिखती हैं जो चींची कर रही हैं और पिताजी का मन बदल जाता है। पिताजी घोंसला तोड़ना बंद कर देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं और माँ सभी दरवाजे खोल देते हैं ताकि गौरैया माँ बाप अंदर आ सके। खुशहाल अंत। तो गौरैयों के माँ बाप अपने बच्चों के पास आ जाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। पिताजी अब गौरैयों को देखकर मुस्कुराते हैं और घर में फिर से चहल पहल शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल स्टोरी में यही बात की गई थी। अब इससे कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें पक्षियों और सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम रखना चाहिए। गौरैयों ने जब घर में घोंसला बनाया तो पिताजी ने उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उनके बच्चों की चींची सुनी तो उनका दिल बदल गया। हमें समझना चाहिए कि हर जीव को अपने घर से प्यार होता है और हमें प्रकृति के साथ मिलकर रहना चाहिए। अब आते हैं शब्दार्थ। सराय, एक ऐसा स्थान जहाँ यात्री ठहरते हैं। गेस्ट हाउस। मेहमान, थोड़े समय के लिए आने वाला अतिथि। धमा चौकड़ी, भाग दौड़ और शोरगुल। अंगीठी, कोयले या लकड़ी से जलने वाला हीटर। व्यंग्य, मजाक उड़ाते हुए कुछ कहना। उबल पड़ना, अचानक बहुत गुस्सा हो जाना। झुल्लाना, तेजी से हिलना या लहराना। मल्हार, एक तरह का मधुर गीत या राग। तिनका, सूखी घास का छोटा टुकड़ा। घोंसला, पक्षियों का रहने का घर। कालीन, जमीन पर बिछाने वाली मोटी चादर। शीशा, कांच जिसकी खिड़की या दरवाजा बना होता है लाठी, लकड़ी की मजबूत छड़ी। और ठकुराना, हल्के से मारने या थपथपाना। गुमसुम, चुपचाप बिना कुछ बोले या आवाज किए। सो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ से आता है मेरी समझ में। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए और कुछ प्रश्नों के आंसर जो है एक से अधिक हो सकते हैं। पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि घर में अलग अलग जो है पक्षी और जीव जंतु रहते थे और घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते थे। सो घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते थे और घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते थे। पिताजी द्वारा घर को सराय कहने का कारण यह है कि घर में विभिन्न पक्षी जैसे गौरैया, तोते, कोए और जीव जंतु चूहे, चमगादड़, छिपकलियाँ, चींटियाँ आदि बिना किसी रोक टोक के आते जाते रहते हैं। यहाँ घर की बनावट का विशाल होना या मालिक न होना इस संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। पाठ में स्पष्ट है कि जीव जंतुओं की मौजूदगी और उनका स्वतंत्र रूप से आना जाना ही घर को सराय जैसा बनाता है। कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया? तो जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते हैं। कहानी में लेखक कहता है कि वे तो जैसे घर में मेहमान हैं, असली मालिक तो कोई और ही है। यह कथन व्यंग्य के में उन पक्षियों, जीव जंतुओं की ओर संकेत करता है जिन्होंने घर में डेरा जमा रखा है। गौरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रिया कैसी थी? पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। पिताजी गौरैयों को भगाने के लिए लाठी और शोर का प्रयोग करते हैं जबकि माँ उन्हें रोकती है, मजाक करती है और अंत में गंभीर होकर कहती है कि अब उन्हें मत भगाओ। माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है? माँ चाहती थी कि गौरैया घर से भगाई न जाए और माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे और माँ को गौरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी। सो ये सारी ही चीज़ें थी। तो माँ को गौरैयों की मासूम हरकतें बहुत प्यारी लगती थी और पिताजी की कोशिशें उन्हें मज़ेदार लगती थी। इसलिए वे कभी व्यंग्य करती थी, कभी हंसती थी ताकि पिताजी को रोक सकें। कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? तो अपने प्रयास को निरंतर रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए। गौरैया बार बार भगाए जाने पर भी हार नहीं मानती, वे फिर लौटती हैं, नए रास्ते तलाशती हैं। यह उनकी जिजीविषा, संघर्ष शक्ति और निरंतर प्रयास का प्रतीक है जो जीवन के लिए आवश्यक गुण है।
हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो, तो आपके मित्रों के साथ आपको विचार करना है कि वो ही आंसर उन्होंने क्यों चूज किया। कहानी में बार बार यह दिखाया गया कि घर में कई जीव जंतु आते जाते रहते हैं, इसलिए पिताजी ने घर को सराय कहा। गोरैया ने घर के पंखे को घोंसला बना लिया और वहीं बस गई, जिससे यह प्रतीत होता है कि घर के असली मालिक वही हैं। माँ पक्षियों के प्रति सहानुभूति रखती है, जबकि पिताजी उन्हें बार बार भगाने की कोशिश करते हैं। माँ का व्यवहार व्यंग्यात्मक होते हुए भी गोरैयों को बचाने का माध्यम था। गोरैयों का बार बार लौट आना यह दर्शाता है कि जीवन में असफलताओं से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि लगातार प्रयास करते रहना ही संघर्षशीलता की पहचान है। अब मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो अर्थ दिए गए हैं। अपने समूह में चर्चा कीजिए और इनमें से जो सबसे उपयुक्त है उसके अर्थ को आपको यहाँ पर लगाना है कि कौन से वाला सही है। वह शोर मचाता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोग उसे क्या बोलते हैं कि वो संगीत की तरह है। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते, तो आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते, तो चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से नहीं सो पाते। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है, तो पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। उपहास का मतलब भी मजाक है। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाई कुर्सी पर आ बैठे। पिताजी ने लाठी एक और रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठ गए। इतने में रात पड़ गई। कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। तो गोरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी, जैसे कोई राग गा रही हूँ। अपने उत्तर को अपने मित्रों के साथ मिलान कीजिए और विचार कीजिए कि आपने जो है कौन से अर्थ का चुनाव किया। अब देखो, जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं और आपने जो भी आंसर आप चूज करते हैं उसके बाद आपको उनको एक्सप्लेन करना है कि आपने वो क्यों चुना। तो यहीं पर है, जैसे फर्स्ट वाला अभी जो हमने किए थे, मिलान किया है हमने, तो पहले वाला यह वाक्य प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक शैली में लिखे गए हैं, अतः उनका अर्थ सीधा न होकर प्रसंग के अनुसार व्याख्यात करना पड़ता है। अधिकतर अर्थ प्राकृतिक और व्यवहारिक स्थितियों पर आधारित है, जैसे चूहों का शोर, पक्षियों का चहकना आदि। राग मल्हार का प्रयोग यहाँ गोरैयों की चहचहाहट को सुंदरता से प्रस्तुत करने के लिए किया गया है, न कि शास्त्रीय संगीत के अभ्यास को दर्शाने के लिए। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। यह कथन स्थायित्व और अपनत्व को दर्शाता है। पहले गोरैया केवल मकान का निरीक्षण कर रही थी, इसलिए उन्हें हटाना आसान होता, पर अब उन्होंने वहां घोंसला बना लिया है, यानी अब वे इस स्थान को अपना घर मान चुकी हैं। जब कोई व्यक्ति या जीव किसी स्थान, भावना या संबंध से जुड़ जाता है तो उसे वहां से हटाना कठिन हो जाता है। यह बात केवल पक्षियों पर ही नहीं बल्कि मनुष्यों पर भी लागू होती है। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो वो घर छोड़ देगी। यह पंक्ति पिताजी की सोच और उनकी रणनीति को दर्शाती है। उनका मानना था कि यदि गोरैयों को एक दिन घर में घुसने से रोक दिया जाए तो वे खुद ही घर छोड़ देंगी। यह सोच मानव प्रवृत्ति को दिखाती है। यहाँ मानते हैं कि किसी समस्या को अनदेखा कर देने या थोड़ी देर के लिए रोक देने से वह अपने आप सुलझ जाएगी, लेकिन यह विचार गलत है, क्योंकि अपनापन और संघर्ष की भावना इतनी जल्दी नहीं टूटती। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि अस्थायी रोकथाम से स्थायी बदलाव नहीं आता है। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। यह कथन क्रूर निर्णय और अंतिम उपाय को दर्शाता है। पिताजी यह मानते हैं केवल डराने या भगाने से गोरैयों को हटाया नहीं जा सकता। उन्हें हटाने के लिए तो उनका घोंसला यानी उनका घर तोड़ना पड़ेगा। यह बात गहरी है। किसी का घर तोड़ना उसके अस्तित्व पर चोट करना है। यह पंक्ति दर्शाती है कि कई बार लोग समस्याओं को हल करने के लिए कठोर और असंवेदनशील उपाय अपनाते हैं। यह बात इंसानों पर भी लागू होती है। जब किसी को हटाना हो तो लोग उसका आधार जैसे घर, नौकरी या सम्मान छीन लेते हैं। सोच विचार के लिए पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और घर पर रहने आई गोरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी।
आपको उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों। तो जो भी पात्र आपको अच्छा लगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मुझे इस कहानी में माँ का पात्र सबसे अच्छा लगा। वे संयमित, संवेदनशील और व्यवहारिक हैं। उन्हें पक्षियों और जीव जंतुओं के प्रति गहरी करुणा है। वे पिताजी की चिड़चिड़ाहट और नाराजगी का बड़े धैर्य से सामना करती हैं और व्यंग्य तथा हास्य के माध्यम से माहौल को हल्का बनाए रखती हैं। माँ की यह विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगी कि वे संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में भी मानवीयता और सहानुभूति नहीं खोती। वे न केवल गोरैयों की सुरक्षा करती है बल्कि परिवार में संतुलन भी बनाए रखती हैं। लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? तो लेखक के घर में चिड़िया ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में घोंसला बनाया था। उसने वहीं इसलिए घोंसला बनाया होगा क्योंकि वह जगह ऊंचाई पर सुरक्षित, गर्म और शांत थी। वह इंसानों की सीधी पहुंच नहीं थी, इसलिए वह अंडे देने और बच्चों को पालने के लिए उपयुक्त लगी होगी। क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्य के समान विचार और घर को महत्व देते हैं या समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण देना है आपको। तो हाँ, मुझे लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्य की तरह अपने घर और अपने परिवार का महत्व समझते हैं। कहानी में गोरैयों ने पहले घर का निरीक्षण किया, फिर वहां घोंसला बनाकर अंडे दिए। जब अंडों से बच्चे निकले तो माता पिता खतरे के बावजूद बार बार लौटकर उन्हें चुगा देने आते थे, यानी कि खाना देने आते थे। एक बार जब बच्चों ने ची ची करके पुकारा तो गोरैया और गोरैया तुरंत लौट आए। यह व्यवहार उनके पारिवारिक जुड़ाव और ममता को दर्शाता है। इससे स्पष्ट होता है कि पशु पक्षी भी अपने परिवार और घर के लिए उतने ही संवेदनशील होते हैं जितने कि मनुष्य। अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? इस कथन से पिताजी के दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वासी और जुझारू स्वभाव का पता चलता है। वे आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं। गोरैयों को हटाने के लिए उन्होंने कई उपाय किए, परंतु जब कोई उपाय सफल नहीं हुआ तब भी उन्होंने शांति बनाए रखी और स्थिति को स्वीकार कर लिया। इससे उनकी धैर्यशीलता और व्यवहारिकता भी झलकती है। कहानी में गोरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया और यह बदलाव क्यों आया? तो गोरैयों के व्यवहार में बदलाव तब आया जब उनके घोंसले को तोड़ने की कोशिश की गई और उनके अंडों से बच्चे निकल आए। पहले वे चहकती थी और मल्हार गाती थी, पर अंडों के फूटने के बाद वे गुमसुम हो गई, दुबली और काली भी पड़ गई। यह बदलाव उनकी चिंता, थकावट और बच्चों की सुरक्षा को लेकर आया। कहानी में गोरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया था, सूची बनाई। गोरैया ने निम्नलिखित स्थानों से घर में प्रवेश किया था: दरवाजों के नीचे के खुले स्थानों से, टूटे हुए रोशनदान से, रसोई घर के खुले दरवाजों से, अन्य खुले दरवाजों और खिड़कियों से। इस कहानी को कौन सुना रहा है और आपको यह कैसे पता चलता है? तो इस कहानी को लेखक स्वयं सुना रहा है, अर्थात ये प्रथम पुरुष में लिखी गई है। इसका पता हमें बार बार आने वाले मैं शब्द से चलता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद किए, मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, मैंने देखा पिताजी स्टूल से उतर आए हैं। इन वाक्यों से स्पष्ट है कि लेखक स्वयं इस कहानी का प्रशिक्षक, यानी कि देखने वाला और कथावाचक, कहने वाला दोनों है। माँ बार बार क्यों कह रही होगी कि गोरैया घर छोड़कर नहीं जाएगी? तो माँ बार बार कह रही थी कि गोरैया घर छोड़कर नहीं जाएगी क्योंकि उन्होंने वहाँ घोंसला बनाया था और उसमें अंडे भी दे दिए थे। माँ जानती थी कि जब कोई पक्षी अंडे देता है तो वह अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाता, चाहे कोई भी खतरा हो। माँ को यह भी समझ थी कि जानवर और पक्षी अपने घर और बच्चों से कितना जुड़ाव महसूस करते हैं, इसलिए माँ को यकीन था कि गोरैया नहीं जाएंगी। अनुमान और कल्पना। कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहाँ चिड़ियाँ अपना घर बना रही हैं। अपने घर में उन्हें देखकर आप क्या करते? तो मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता। अब यहाँ पर जो भी जितने भी आंसर्स होंगे वो होंगे कि आपको कैसा लगता, आपको अनुमान करना है, कल्पना, इमेजिनेशन वगैरह करनी है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देनी है। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश होता, मैं कभी उन्हें तंग न करता और उनके लिए दाना पानी रखने की कोशिश करता। मैं यह भी ध्यान रखता कि उनके घोंसले के पास शांति बनी रहे ताकि वे बिना डर के वहाँ रह सकें। मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई भी एक प्राणी है, घुस गया है आपके घर में, तो ऐसे में घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा? जैसे कि अगर इनमें चूहा, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कॉकरोच, तितली, मक्खी ये सब आ जाए तो घर में अलग अलग प्राणियों के घुसने पर लोगों का व्यवहार उनके स्वभाव और प्रभाव पर निर्भर करेगा। चूहा, मच्छर, कॉकरोच और मक्खी, तो इन्हें तुरंत भगाने या मारने की कोशिश की जाएगी क्योंकि ये बीमारी फैलाते और गंदगी करते हैं। कुत्ता, यदि वह पालतू है तो उसे अपनाया जाएगा, लेकिन अगर आवारा है तो लोग उसे डराकर बाहर करने की कोशिश करते हैं।
तितली, इसे देखकर खुशी होगी, कोई उसे धीरे से बाहर छोड़ सकता है ताकि उसे नुकसान न पहुंचे। बिल्ली, कुछ लोग डर कर उसे भगाने की कोशिश करेंगे और कुछ उसे बाहर निकालने की शांति से कोशिश करेंगे, खासकर यदि वह बार बार घर में आती है तो। कबूतर, आमतौर पर लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, दरवाजा खिड़की खोलकर शांति से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई? उसे विस्मय क्यों हुआ होगा? तो लेखक को हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि घोंसले में 2 नन्ही गोरैया हैं जो ची ची करके अपने माता पिता को बुला रही थी। तो कारण क्या है? लेखक को यह अनुमान नहीं था कि घोंसले में बच्चे होंगे। तो यह दृश्य नवजीवन, मासूमियत और पारिवारिक स्नेह से भरा हुआ है जिससे लेखक चकित रह गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसी जा रही थी। माँ ने गोरैयों को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? सो माँ को गोरैयों के प्रति दया और स्नेह था, इसलिए उन्होंने उन्हें घर से निकालने में पिताजी की सहायता नहीं की। वे नहीं चाहती थी कि नन्ही गोरैयों को कोई नुकसान पहुंचे। माँ ने व्यंग्य और मजाक के जरिए पिताजी को रोकने की कोशिश की। यह उनकी समझदारी, करुणा और कोमल हृदय को दर्शाता है। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता था, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती थी। लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। सो आप भी किसी एक अपरिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को ध्यान से देखकर आपको अनुमान लगाना कि वह क्या सोच रहा होगा, क्या करता होगा या वह कैसा व्यक्ति होगा। कोई भी आपको ये देखना है, जैसे कि मैंने देखा कि एक कुत्ता हमेशा एक दुकान के बाहर बैठा रहता है, वह वहाँ से हिलता भी नहीं। मैंने अनुमान लगाया कि शायद वह उस दुकान के मालिक का पालतू है या उसे वहाँ से रोजाना खाना मिलता है। वह हर आने जाने वाले को ध्यान से देखता है लेकिन किसी पर भोंकता नहीं। इससे लगता है कि वह शांत और समझदार स्वभाव का है। पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बन गया। सराय और घर में कौन कौन से अंतर है? घर निजी होता है, सराय सार्वजनिक, यानी कि कोई भी आ सकता है। स्थायी निवास, ये अस्थायी, कुछ टाइम के लिए जब आप रहते हैं। भावनात्मक जुड़ाव होता है और केवल सुविधा के लिए उपयोग होता है। सीमित लोग होते हैं और इसमें कोई भी आ जा सकता है, अजनबी आते जाते रहते हैं। संवाद और अभिनय, नीचे दी गई स्थितियों के लिए अपने समूह में मिलकर अपनी कल्पना से संवाद लिखिए और बातचीत को अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। वे अभी भी झाग जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? नन्ही नन्ही 2 गोरैया क्या क्या बोल रही होंगी। तो अब उनका जो है आपस में बातचीत आपको लिखनी है। देखो बहन, ये हमारा घर है, माँ बाबा कहाँ चले गए? हम अकेले हैं, डर लग रहा है। चींची, कोई हमें खाना दे दो, क्या हमें यहीं रहना है अब? तो शायद इस तरह की बातें कर रही होंगी। चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। घोंसले से झांकती गोरैया क्या क्या बातें कर रही होंगी। तो अरे, यह आदमी इतनी उछल कूद क्यों कर रहा है? लगता है यह हमें यहाँ से भगाना चाहता है। मुझे तो हंसी आ रही है, यह तो खुद उड़ने की कोशिश कर रहा है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यह अब तो यही हमारा घर है। अब तीसरा है कि एक दिन 2 गोरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। जब उन्होंने पहली बार घर में प्रवेश किया तो उन्होंने आपस में क्या बात की होगी? वाह, कितना खुला, शांत और सुरक्षित घर लगता है। इस कोने में घोंसला बनाना ठीक रहेगा। पहले अच्छे से देख लो, कहीं कोई खतरा तो नहीं। सब ठीक है, चलो अब यहीं रहेंगे। तो इस तरह से अलग अलग तरह की बातें हो सकती है। आप अपने अकॉर्डिंग दूसरी बातें भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चूगा डालने लगे। गोरैया और उनके बच्चों ने क्या क्या बातें की होगी। माँ, आप आ गए, हमें बहुत भूख लगी थी। चींची, आपने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? हमें डर लग रहा था। तो ये बात बच्चों ने बोली। अब माँ बाप, हम यही हैं बच्चों, अब डरने की ज़रूरत नहीं। लो, ये चूगा खाओ और आराम से बैठो। हम फिर दाना लेने जा रहे हैं, जल्दी लौटेंगे। बदली कहानी। मान लीजिए कि घोंसले में अंडों से बच्चे न निकले होते, तो ऐसे में फिर क्या होता? बच्चे निकल गए तो चींची कर रहे थे। अंडे होते तो क्या होता? तो अगर अंडों से बच्चे न निकले होते तो पिताजी शायद बिना झिझक घोंसला तोड़ देते। गोरैया कई बार लौट कर आती लेकिन घोंसला न पाकर दुखी हो जाती और अंततः किसी और सुरक्षित स्थान की खोज में उड़ जाती। माँ यह सब चुपचाप देखती, मन में पीड़ा होती पर कुछ कहती नहीं। लेखक के मन में यह घटना गहराई से बैठ जाती। घर एक बार फिर शांत हो जाता, लेकिन गोरैयों की चहचहाहट की कमी सबको खलने लगती। धीरे धीरे पिताजी भी सोचने लगते कि उन्होंने बेहद सुंदर और जीवंत को खो दिया। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती जहां पश्चाताप, खालीपन और प्रकृति से जुड़ाव की टूटन का गहरा एहसास छा जाता।
कहने के ढंग और क्रिया विशेषण, जैसे माँ खिलखिलाकर हंस दी। अब जो हंसना है इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहे हैं कि माँ कैसे हंसी, क्रिया हुई हंसना, तो वो कैसे हंसी खिलखिलाकर। सो कोई ऐसा कार्य कैसे किया जाता है, इस बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। खिलखिलाकर भी एक क्रिया विशेषण शब्द है। अब नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। जैसे पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू वहां खड़ा क्या देख रहा है, तो माँ ने बर्तन झिड़क कर रसोई से बाहर रख दिए। देखो जी, चिड़िया को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। शिक्षक ने छात्रों को गंभीरता से पढ़ाई करने की सलाह दी। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है इनसे आपको दोबारा एक सेंटेंस बनाना है। किसी को सचमुच बाहर निकालना तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। तो राहुल गुस्से में किताब पटक कर चला गया। अब आप इनके मिलते जुलते कुछ और क्रिया विशेषण शब्द सोचिए और उनका प्रयोग करके कुछ वाक्य बनाएं। जैसे कि धीरे से, जोर से, अटकते हुए। तो धीरे से, वह धीरे से कमरे में दाखिल हुआ ताकि कोई जाग न जाए। जोर से, बच्चा खेलते खेलते जोर से हंस पड़ा। अटकते हुए, परीक्षा में उसने उत्तर अटकते हुए दिया। चिल्लाकर, वह चिल्लाकर बोला यह मेरी चीज़ है। शर्माकर, लड़की शर्माकर नीचे देखने लगी। सहम कर, वह तेज आवाज़ सुनकर सहम कर पीछे हट गया। फुसफुसाते हुए, बच्चे आपस में फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। घर के प्राणी, कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते थे। लेखक ने उनका वर्णन ऐसे किया है जैसे वे भी मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। कहानी में से चुनकर उन प्राणियों की सूची बनाइए और बताइए कि वे मनुष्यों जैसे कैसे और कौन कौन से व्यवहार काम करते थे। जैसे बिल्ली फिर आऊंगी कहकर चली जाती है, इसी तरह से बिल्ली फिर आऊंगी कहकर चली जाती है जैसे कोई व्यक्ति वादा कर रहा है। चूहा, भाग दौड़ करते हैं, धमा चौकड़ी मचाते जैसे बच्चे खेलते समय शोर मचाते हैं। चमगादड़, उल्टे लटके रहते हैं, छुपने की जगह ढूंढते हैं जैसे कोई डरपोक व्यक्ति कोना पकड़ ले। कबूतर, कोठी के कोने में कब्जा करके बैठे हैं जैसे किराएदार बिना पूछे रहने लग जाए। गोरैया, निरीक्षण करती हैं, घोंसला बनाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं जैसे कोई परिवार नया घर देखकर उसमें रहने का निर्णय कर लेता है। हेर फेर मात्रा का, माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर। अब देखो ये जो दोनों ओर है, ठीक है, एक मात्रा का फर्क है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, तो अब इन दोनों में क्या फ़र्क है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। आपको ध्यान दिया होगा कि शब्द में एक मात्रा भर से अंतर में जो है शब्द के अर्थ में जो परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पर और मतलब दोनों की बात हो रही कि माँ और पिताजी, और यहाँ पर और मतलब है कि उसकी तरफ। अब नीचे दिए गए शब्दों की मात्राओं और अर्थों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे नाच, नाचा, नचा, ठीक है, ऐसे सारे वर्ड्स दिए हैं। अब नाच क्या है, संज्ञा, मुझे नाच देखना पसंद है। नाचा, काम करना, कि वह खुशी में पूरे गांव में नाचा। हार और हारा, तो हार फूलों की माला जो होती है वो, और हारा वह चुनाव में प्रतिद्वंदी से हारा। पिता, पिता मतलब जो पिता आपके फादर हैं वो बहुत अनुशासन प्रिय, और पीता वह रोज दूध पीता है, जो भी आप कोई ड्रिंक पीते हैं उसके लिए। चूक और चूक, चूक मतलब मैं समय पर टिकट लेना चूक गया, इनकी भूल गया। यहाँ पर चूक की मेरे से बहुत बड़ी चूक हो गई, कि तुम समय पर नहीं पहुँचे, तुम्हारी बहुत बड़ी चूक है, कि गलती है। नीचा और नीचे, नीचा अपनी गलती मानकर सिर नीचा किया। नीचे, किताब मेज के नीचे रखी है। सहसा और साहस, सहसा जोर की आवाज़ आई एकदम से, ठीक है, और सब चौंक गए। और साहस, कठिन समय में साहस नहीं खोना चाहिए। अब आता है वाद विवाद। कहानी में माँ द्वारा कही गई कुछ बातें नीचे दी गई हैं। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद करो, तभी ये निकलेंगी। देखो जी, चिड़िया को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब यहाँ से नहीं जाएंगी। कक्षा में इससे जो एक वाद विवाद मतलब दो ग्रुप बना के डिस्कशन करना है। और क्या होगा कि माँ चिड़िया को घर से निकालना चाहती है, तो पक्ष में क्या होगा कि क्यों लगता है कि वो निकालना चाहती है, और दूसरा विपक्ष में कि क्यों लगता है आपको नहीं निकालना चाहती। सो पक्ष के लिए क्या क्या तर्क हो सकते हैं। स्वच्छता का प्रश्न, पक्षियों से गंदगी फैलती है जिससे बीमारियां हो सकती हैं। घरेलू नुकसान, उनके घोंसले से सीलन, बदबू और दीवार की खराबी हो सकती है। मानवीय प्राथमिकता, यह मनुष्य का घर है, अन्य प्राणी इसमें प्राकृतिक स्थानों पर रहें। नियंत्रण आवश्यक, यदि एक बार घोंसला बना तो वह हर साल आते हैं। अब इसके विपक्ष में कि वो नहीं निकालना चाहती। सह अस्तित्व की भावना, मनुष्य और पक्षी दोनों एक ही पारिस्थितिक तंत्र के अंग हैं। ममता और जीवन का सम्मान, अंडों के साथ घोंसला तोड़ना अमानवीयता है।
प्रजातियों का संरक्षण। गोरैया जैसी पक्षियों की संख्या घट रही है, उनका संरक्षण जरूरी है। माँ का दृष्टिकोण, ये जीव घर को जीवंत और आनंदमय बनाते हैं। तो इस तरह से पूरा डिस्कशन करना है। कक्षा के आधे समय इस कथन के पक्ष में और आधे जो है विपक्ष में तर्क देंगे। जैसे कि पक्ष में, अगर हर कोई अपने घर के में पक्षियों को घोंसला बनाने देंगे तो घर घर नहीं रहेगा, जंगल बन जाएगा। विपक्ष वाले, लेकिन अगर हर कोई उन्हें भगाएगा तो ये मासूम पक्षी जाएंगे कहाँ? गोरैया गंदगी फैलाती है, बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो क्या हम केवल अपने आराम के लिए किसी के जीवन को उजाड़ दें? कहानी की रचना, कमरे में फिर से शोर होने लगा था। अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। इस पंक्ति में बताया गया कि पिताजी का दृष्टिकोण कैसे बदल गया। इस प्रकार यह विशेष वाक्य है। इस तरह के वाक्यों से कहानी और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। आपको इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई दी होंगी या दिखाई देंगी। उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए और सूची बनाइए। जैसे कि प्रकृति और जीवों के साथ सह अस्तित्व का संदेश। कहानी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को अन्य जीवों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मानव स्वभाव में बदलाव की झलक, पिताजी की सोच में जो परिवर्तन आया वह एक मानवीय भावनात्मक विकास दर्शाता है। सहज सरल भाषा बाल दृष्टिकोण के अनुकूल। भाषा शैली बच्चों के दृष्टिकोण से बहुत प्रभावी है। प्रत्येक पात्र का अलग व्यवहार और शैली। माँ का स्नेह, पिताजी का कठोरता से बदलाव और लेखक की निरीक्षण क्षमता साफ झलकती है। पक्षियों के व्यवहार को मानवीय रूप देना, जैसे गोरैया बच्चों से बातें कर रही हैं, ऐसा चित्रण कहानी को रोचक बनाता है। व्यंग्य और हल्के हास्य का प्रयोग। माँ द्वारा पिताजी की हरकतों पर हंसना कहानी को हल्का फुल्का बनाता है। भावनात्मकता और करुणा का सुंदर चित्रण। माँ का घोंसले को न तोड़ने का आग्रह और लेखक का अंत में भावुक होना। रचनात्मक कल्पना और भावनात्मक प्रतीक, जैसे गोरैया मल्हार गा रही हैं तो यह कल्पना कहानी को काव्यात्मक बनाती है। घरेलू वातावरण और दिनचर्या का यथार्थ चित्रण। कहानी में एक सामान्य घर की सजीव झलक मिलती है। छोटे विवरणों से गहराई। छोटे संवाद और घटनाएं भी बड़ा प्रभाव छोड़ती हैं, जैसे बच्चे चींची करते हैं और माँ मुस्काती है। इस कहानी की कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया है, उसके जो है उदाहरण कहानी में से देख के बताने हैं। जीव जंतुओं का मानवीकरण। तो उदाहरण, अब एक दिन 2 गोरैया सीधे अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। विश्लेषण, गोरैयों को यहाँ मानवीय गुण दिए गए हैं, जैसे कि वे मकान का निरीक्षण कर रही हो, जो मानव व्यवहार को दर्शाता है। हास्य का समावेश। उदाहरण, माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो। विश्लेषण, माँ का पिताजी के असफल प्रयास पर व्यंग्य और हंसी कहानी में हास्य उत्पन्न करता है। मानवीय भावनाओं का चित्रण। उदाहरण, पिताजी के हाथ ठिठक गए। पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए और घोंसलों के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। विश्लेषण, नन्ही गोरैया को देखकर पिताजी का गुस्सा सहानुभूति में बदल जाता है और उनकी मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाता है। प्रकृति और मानव के बीच संबंध। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते हुए उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चूगा डालने लगे। विश्लेषण, गोरैया को अपने बच्चे की देखभाल करना और मानव परिवार का इसे देखना प्रकृति और मानव के बीच स्नेहपूर्ण संबंध को दर्शाता है। सामाजिक व्यंग्य। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। तो माँ का यह व्यंग्य पिताजी की असफल कोशिशों पर हल्का सा सामाजिक कटाक्ष है, जो उनकी सीमाओं को उजागर। आपकी बात, यहाँ पर कहानी की विशेषता और कहानी में से उदाहरण लिखने हैं, जैसे कि हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग करना। तो पिताजी अब हार मानने वाले आदमी नहीं थे, उन्होंने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। सोचा कुछ और हुआ कुछ और। हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। दूसरों के मन के भावों का अनुमान लगाना। मुझे लगता था कि वे सब समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। किसी की कही बात को किसी बात को उसी के शब्दों में लिखना। तो किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। किसी प्राणी या उसके कार्य को कोई अन्य नाम देना। वे मजे से बैठे मल्हार गा रही थी, तो गोरैयों के चहकने को यहाँ पर मल्हार गाना कहा गया। किसने किससे कोई बात कही या सीधे सीधे बताए बिना उस संवाद को लिखना। तो अब ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो यह संवाद माँ का है पर नाम नहीं बताया है। पाठ के आगे,
गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झाँक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी। आपने अपने घर के आसपास पक्षियों को क्या क्या करते देखा है? उनके व्यवहार में आपको कौन कौन से भाव दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे वही है कि आपके आंसर आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुभव के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। मेरे घर के पास कई तरह के पक्षी आते हैं, कबूतर, मैना, कोयल और कभी कभी तोते भी। मैंने उन्हें कई बार सुबह सुबह चहचहाते, पेड़ों की डालियों पर फुदकते और अपने बच्चों को दाना खिलाते देखा है। उनके व्यवहार में कई भाव दिखाई देते हैं, प्रेम और ममता। जब वे अपने बच्चों को चोंच में खाना खिलाते हैं, सावधानी और सतर्कता। जब कोई पास आ जाता है तो वे फुर्त से उड़ जाते हैं। खुशी, सुबह के समय वे चहचहाकर जैसे खुशियाँ बांटते हैं। मिलजुल कर रहना, कई बार वे एक साथ दाना चुगते हैं लेकिन आपस में लड़ते नहीं। नेक्स्ट, कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते थे रही। कहानी के अंत में पिताजी गौरैयों को अपने घर में रहना स्वीकार कर लेते हैं। क्या आप भी कोई स्थान या वस्तु किसी अन्य के साथ साझा करते हैं? उनके बारे में बताइए। साझेदारी में यदि कोई समस्या आती है तो उसको कैसे हल करते हैं? हाँ, मैं अपनी छोटी बहन के साथ अपना कमरा और खिलौने साझा करता हूँ, तो जो आपके एक्सपीरियंस है वो बताने हैं। कभी कभी मैं अपनी किताबें दोस्तों के साथ भी बांटता हूँ। साझेदारी में कभी कभी समस्याएं आती हैं, जैसे कोई मेरी चीज़ बिना पूछे ले लेता है, दोनों को एक ही चीज़ एक साथ चाहिए होती है। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं? मैं उनसे शांतिपूर्ण बात करता हूँ। हम समय बांट लेते हैं, जैसे एक चीज़ को आधा आधा समय उपयोग करना। अगर बात सही नहीं होती तो माँ पापा से मदद लेते हैं। साझा करने से हम दूसरों की ज़रूरत को समझते हैं और हमारे आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। परिवार के लोग गौरैयों को घर से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, किंतु गौरैयों के बच्चों के कारण उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर या मिलकर आपका दृष्टिकोण बदल गया हो? हाँ, एक बार स्कूल में एक नया लड़का आया था। वह बहुत चुपचाप और अकेला रहता था। पहले मुझे लगा कि वह घमंडी है, इसलिए मैं उससे बात नहीं करता था। फिर एक दिन वह मुझसे पेंसिल मांगने आया। जब मैंने उससे बात की तो पता चला कि वह बहुत शर्मीला है, लेकिन बहुत दयालु और मददगार है। उसके बाद हम अच्छे दोस्त बन गए। इस घटना से मुझे यह सीख मिली कि किसी को अच्छी तरह जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। चिड़िया का घोंसला। घोंसला बनाना चिड़ियों के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। विभिन्न पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। इन घोंसलों में से वे अपने अंडे देते हैं और अपने चूजे पालते हैं। अपने आसपास विभिन्न प्रकार के घोंसले ढूंढिए और उन्हें ध्यान से देखिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है। उनको हाथ नहीं लगाना है। अगर हाथ लगा दिया तो पक्षियों या अंडों को भी खतरा हो सकता है। घोंसले कहाँ देखें? जैसे नीम की पेड़ के ऊपर की शाखा पर, सूखी घास, पत्तियां, रेशे, धागे। नहीं, चूजे नहीं थे। और गौरैया का दूसरा है, स्कूल की इमारत के रोशनदान में सूखी पत्ती और बारीक तिनके। घोंसला खाली था। हाँ। और कबूतर, मतलब इसमें खाली नहीं था, इसमें खाली था। छत की बालकनी के कोने में धागे, कागज के टुकड़े, रुई। और ये खाली नहीं था, अंडे रखे थे, बुलबुल का था। पुराने छायादार छप्पर के नीचे मिट्टी और घास मिश्रित गोल घोंसला, तो ये भी खाली था, आबाबिल सॉरी। बगीचे में एक पुराने आम के पेड़ के तने के खोखल में लकड़ी के टुकड़े, सूखे पत्ते और बाल, तो ये भी खाली था। और मैना का था। तो इस तरह से जो भी आपने देखे वो आप बना सकते हैं। विभिन्न पक्षियों के घोंसले से संबंधित एक प्रस्तुति तैयार करनी है, तो एक पीपीटी टाइप तैयार करनी है। जैसे यहाँ पर है, ये गौरैया है, हाउस पैरो, छोटे और गोल होता है घोंसला। घोंसले की सामग्री में ये चीज़ें यूज़ करते हैं, सूखी घास, रुई, पंख और धागे। स्थान, छत पर, रोशनदान या पुरानी अलमारियों में। विशेषता, घरों के पास रहना पसंद करती हैं। कबूतर, घोंसला बड़ा, खुला और साधारण होता है। क्या क्या यूज़ करते हैं? सूखी टहनियाँ और डंडियाँ। स्थान, खिड़कियों, मुंडेरों और या रोशनदानों में। विशेषताएं, इंसानों के आसपास रहना पसंद करते हैं। बुलबुल का जो है प्याले जैसा सुंदर होता है, नाजुक तिनके, धागे और पत्तियों से बना होता है। झाड़ियों या छोटे पेड़ों में बहुत सुरीली आवाज़ में चहकती हैं। अब इनका है अबाबिल, घोंसले का आकार गोल और चिपका हुआ। घोंसले की सामग्री मिट्टी और लार से बनाते हैं। दीवार या छत के कोनों में समूह में घोंसले बनाते हैं ये। उसके बाद मैना, बड़ा और आरामदायक होता है, सूखी लकड़ियों, पत्ते और कागज से। स्थान, पेड़ की खोखली जो चीज़ें होती है दीवार की दरारों में। विशेषता, मनुष्य के आसपास रहना पसंद करती हैं। मल्हार, जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो भी वे फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए एक प्रसिद्ध राग का नाम है। यह वर्षा ऋतु से जुड़ा है। आप जानते हैं कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम मल्हार भी इसी राग पर है।
नीचे दी गई इंटरनेट कड़ियों के माध्यम से आप जो है राग मल्हार सुन सकते, तो ये लिंक है, इनसे आप सुन सकते हैं उसके बारे में। हास्य व्यंग्य। छोड़ो जी, चूहे को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़िया को निकालोगे, माँ ने व्यंग्य किया। आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य में माँ ने पिताजी से कहा कि चिड़ियों को तो नहीं निकाल सकते। इस प्रकार की जो कही गई बातें उन्हें व्यंग्य करना कहते हैं, जिसे हम टोंट मारना ही बोल देते हैं। व्यंग्य का अर्थ है हंसी मजाक या उपहास के माध्यम से किसी कमी, बुराई या विडंबना को उजागर करना। व्यंग्य में बात को सीधे न कहकर उल्टा और संकेतात्मक ढंग से कहा जाता है, ताकि उसमें चुटकीलापन भी हो और गंभीर सोच की संभावना भी बनी रहे। अनेक बार व्यंग्य में हास्य भी छिपा होता है। आपको इस कहानी में कौन कौन से वाक्य पढ़कर हंसी आई, तो उनको लिखना है। जैसे छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़िया को निकाल लेंगे। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यही घोंसला बना लिया है। चूहे धमाचौकड़ी मचाते हैं जैसे पूरी कोठी उन्हीं की हो। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। हम नीचे उतर कर आए तो वे फिर वहीं मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। माँ मुस्कुराकर बोली, अब तो यही कहीं नहीं जाएंगी। अब चुने हुए वाक्यों में से कौन कौन से वाक्य आपको व्यंग्य कहे जा सकते हैं, जैसे ये वाले हमने लिखे यहाँ पर। सो छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, तो ये व्यंग्य है। अब तो ये नहीं उड़ेंगे, पहले उड़ा देते तो उड़ जाती, तो ये भी है। पिताजी भी हार मानने वाले आदमी नहीं थे, ये भी है। पिताजी ने लाठी दीवार से टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे, ये व्यंग्य नहीं है। हम नीचे उतर कर आए तो वे फिर वहीं मौजूद थी, मजे से बैठी मल्हार गा रही थी, तो ये भी व्यंग्य नहीं है। चूहे धमाचौकड़ी मचाते जैसे पूरी कोठी उन्हीं की हो, ये भी व्यंग्य है। माँ मुस्कुरा कर बोली, अब तो ये कहीं नहीं जाएगी, तो ये भी व्यंग्य नहीं था। देन उसके बाद है आज की पहेली। नीचे एक चित्र पहेली है जिसमें बिल्ली को आपको चूहे तक पहुंचाना है, तो जो भी रास्ता मिलेगा वो आपको करना है। नेक्स्ट, झरोके से। दो गौरैया कहानी में आपने पढ़ा कि दो गौरैया लेखक के घर में बिन बुलाए अतिथि की तरह आ जाती हैं। पिछले कई वर्षों से गांव नगरों में नन्ही चिड़ियाओं की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। इसलिए भारत सरकार ने इनके संरक्षण के लिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस घोषित किया है। आइए पढ़ते हैं विश्व गौरैया दिवस पर प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा प्रकाशित लेख जो है उसका एक छोटा सा अंश। कभी बहुतायत में पाए जाने वाली घरेलू गौरैया अब कई जगहों पर एक दुर्लभ दृश्य और रहस्य बन गई है। इन छोटे प्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। भारत में गौरैया सिर्फ पक्षी नहीं, वे साझा इतिहास और संस्कृति का प्रतीक हैं। हिंदी में गौरैया, तमिल में करूवी और उर्दू में चिरैया जैसे कई नामों से जाने जाने वाली गौरैया पीढ़ियों से दैनिक जीवन का हिस्सा रही हैं। उनकी महत्ता के बावजूद गौरैया तेजी से लुप्त हो रही हैं। इस गिरावट के कारण है शीशा रहित पेट्रोल के उपयोग से जहरीले यौगिक पैदा हुए जो उन कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं जिस पर गौरैया भोजन के लिए निर्भर है। शहरीकरण ने उनके प्राकृतिक घोंसले के स्थान भी छीन लिए। आधुनिक इमारतों में वे स्थान नहीं होते जहाँ गौरैया घोंसला बना सके, जिससे उनके बच्चों को पालने के लिए जगह कम हो गई है। तो ये एक अंश था उस पूरे जो लिखा गया था इनके बारे में, तो ये बहुत कम हो गई, इसलिए इनके लिए वो डे डिसाइड हुआ है। साजी समझ। नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी का प्रयोग करके इस लेख को पूरा पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये एक छोटी सी कहानी दी है मित्र लाभ, ठीक है, एक छोटी से पढ़ने के लिए है, तो इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो और कुछ इसमें नहीं है। इसमें दोस्तों की कहानी है कि किस तरह से दोस्त जो है मुसीबत आने पर भी अपने दोस्त का साथ न छोड़कर उसकी मदद करते हैं। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।